उत्तर प्रदेश के 7,000 मदरसों की जांच होगी। जांच में यह देखा जाएगा कि मदरसा है या फिर नहीं है। आपको बता दें कि सरकार ये जांच मदरसा शिक्षा परिषद के कहने पर कर रही है। जांच 15 मई 2022 तक पूरी करने के आदेश दे दिए गए। हमारे पास निरंतर शिकायतें आ रही हैं कि मदरसों में पढ़ाई नहीं होती। हमारे पास शिकायतें आ रही हैं कि मदरसों में बच्चों की छात्र संख्या है नहीं, फर्जी छात्र संख्या दिखाकर सरकारी पैसे को हड़प किया जा रहा है। इसलिए हमने जांच की। कभी कोई स्मार्ट क्लास भी नहीं चली, जमीनों को लेकर के भी जो देखिए, जमीनें भी मदरसे के नाम से उन्होंने फर्जी घेर रखी। स्मार्ट क्लास चलने का तो कोई सवाल ही नहीं है। इसलिए हमने जांच कराई है कि लगभग 20 दिन में ये सारे परिणाम आ जाएंगे। देखिए, मदरसों के सिलसिले में जिस तरीके के बयानात, जिस तरीके की जांच की बातें आती हैं, ये बिल्कुल मुनासिब है, इसको आना चाहिए। हम इस पर एतराज़ नहीं करते हैं। और ये बात कहना कि जहां कहीं पर मदरसों पे कब्जे हैं, अवैध निर्माण हो चुका है, आप उसको भी दूर करिए, उस पर भी किसी को एतराज़ नहीं है। लेकिन तमाम मदरसों को उसमें शामिल कर देना ये कतई तौर पर मुनासिब बात नहीं है। मदरसे में जो हमारे वजीर आजम की स्कीम थी, एक हाथ में कुरान होगा, एक हाथ में लैपटॉप होगा, और मदरसा मॉडर्नाइजेशन स्कीम के तहत मदरसों को मेन स्ट्रीम में लाया जाएगा। ये तमाम बातें अगर यकीनी तौर पर सही नियत से कर ली जाए तो मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों का भी बहुत ज्यादा बड़ा फायदा हो जाएगा। लेकिन इस तरीके की बार बार जांच और बार बार इस तरीके की बयानबाजी, बार बार उसकी शिक्षा प्रणाली पर सवाल करना, ये कहीं ना कहीं मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों के हौसलों को भी पस्त करता है। लेकिन मैं आप सभी बच्चों को इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि प्रदेश भर के हर युवा को हम स्मार्ट युवा बनाएंगे। उन्हें स्मार्टफोन और टैबलेट देने का कार्य राज्य सरकार करेगी। पूरी खुशहाली, समग्र विकास तभी संभव है जब आप यह देखें कि मुस्लिम युवाओं के एक हाथ में कुरान शरीफ है तो दूसरे हाथ में कंप्यूटर है। से उन्होंने झूठा सर्टिफिकेट लिया था। अगली तारीख कब तक की मांगेगी? डेफिनेटली क्योंकि बेल डिसाइड करने के वक्त
उनके एंटीसीडेंट्स भी देखे जाते हैं। सो हमारा काम है कि उनके एंटीसीडेंट्स जो हम कोर्ट के सामने रखें। होम फूड आई डोंट नो उन्होंने क्या बेसिस पे किया, हमें अभी कॉपी नहीं मिली है। सो इट डिपेंड्स, उनका जो ग्राउंड्स क्या है होम फूड के लिए वो देखने के बाद ही हम ये करेंगे। घरात मराठीत सांगा की मराठीत सांगा की तुम्ही काय ग्राउंड्सवर बेलला अपोज करणार आहे? आम्ही त्यांच्या विरुद्धचा गुन्हा जो अत्यंत गंभीर आहे, त्या गुन्ह्यासाठी जन्मठेपेची शिक्षा आहे आणि आरोपींना जर जामीन झाला तर दबाव येऊ शकतो, कारण त्यांचा जो पूर्वेती इतिहास म्हणतो आपण तो अत्यंत खराब आहे। एका विरुद्ध 17 केसेस आहेत, एका विरुद्ध 6 केसेस आहेत। धन्यवाद। तो राज्य सरकार अपना जवाब सेशन कोर्ट में आज 11 बजे भी देगी और साथ ही साथ पुलिस की तरफ से ये कहा जा रहा है कि राजद्रोह का केस लगा है, ऐसे में जमानत, ये गैर जमानती आपको बता दें अपराध है और पुलिस इसी का हवाला कोर्ट में रख रही है। बात करेंगे उत्तर प्रदेश की, जहां पर आज का दिन एक बार फिर पुलिस सरकार के लिए इम्तिहान का दिन है। दरअसल योगी सरकार एक तरफ लाउडस्पीकर पर एक्शन ले रही है, लगातार लाउडस्पीकर उतारे जा रहे हैं, तो दूसरी तरफ रमजान की अलविदा नमाज को लेकर सुरक्षा की भी चुनौतियां भरपूर हैं और योगी सरकार ने अलविदा नमाज के लिए खास तैयारी की है। नमाज के लिए लोकेशन तय कर दिए गए हैं, कानून व्यवस्था के मोर्चे पर भी पूरी मुस्तैदी बढ़ा दी गई है। उत्तर प्रदेश में लाउडस्पीकर की बोलती बंद है। यूपी को लाउडस्पीकरों से मुक्ति दिलाने का अभियान तेजी से आगे बढ़ रहा है। शहरों की संख्या बढ़ रही है, लाउडस्पीकरों का आंकड़ा बढ़ रहा है। यूपी में अब तक 42,332 से ज्यादा लाउडस्पीकर की आवाज कम की गई। वहीं 21,963 धार्मिक स्थलों से लाउडस्पीकर हटाए गए। संख्या का प्रश्न है तो लगभग 42,000 ऐसे लाउड स्पीकर हैं जिसके वॉल्यूम कम हुए हैं और ऐसे 32,000 लाउड स्पीकर हैं जो कि हटाए गए हैं। ये सभी धार्मिक स्थलों से हटाए गए हैं कि कोई धर्म विशेष के धर्म स्थल से नहीं, और सबका इसमें अपार सहयोग मिल रहा है। साफ है, यूपी में लाउड स्पीकरों की शामत आ गई है। मस्जिदों की मीनारों से, मंदिरों के गुंबजों से धड़ाधड़ लाउड स्पीकर उतारे जा रहे हैं। धर्म के नाम पर शोर शराबा की आजादी खत्म हो रही है। मजहब के नाम पर आम लोगों की मुश्किलें बढ़ाने की इजाजत नहीं होगी। इसलिए योगी सरकार ने रमजान के अलविदा नमाज को लेकर भी कुछ बंदिशें लगाई हैं। अलविदा की नमाज के लिए 31,151 लोकेशन तय हुए हैं। यूपी के 19,949 मस्जिदों में अलविदा की नमाज पढ़ी जाएगी। 2705 लोकेशन ऐसे हैं जिन्हें पुलिस ने संवेदनशील माना है। जो पूजा का समय या नमाज अदा करने का समय है उस समय किसी को कोई कठिनाई न हो। हाँ, ये बात जरूर है कि सभी चीजें उस पूजा स्थल के अंतर्गत ही और उसके सीमाओं के अंदर ही होगी, जैसे कि अन्य त्योहारों में भी होता रहा। यूपी पुलिस ने मुस्लिम धर्म गुरुओं से चर्चा के बाद आज के लिए एक्शन प्लान की तैयारी की है। इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया ने भी सड़कों पर नमाज पढ़ने से मना किया है। उधर यूपी पुलिस ने सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए हैं। पीएसी की 4 कंपनियां लगाई गई हैं, तो वहीं अर्धसैनिक बलों की 7 कंपनियां, 4 डीएसपी और 1492 प्रशिक्षु जवानों की तैनाती की गई है। यूपी में कानून व्यवस्था बनाए रखने की बड़ी चुनौती है और योगी सरकार ने इस दिशा में एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। लखनऊ से आशीष श्रीवास्तव के साथ आज तक ब्यूरो। इन सबके बीच अच्छी बात यह है कि मुस्लिम धर्मगुरु अलविदा नमाज सड़क पर अता न करने की लगातार अपील कर रहे हैं और लखनऊ के इमाम मौलाना खालिद रशीद ने भी ऐसी ही अपील की है। कुछ और धर्मगुरुओं की भी अपील आपको दिखा देते हैं। जमीतुल विदा अपने मुल्क में आज के दिन यानी 29 अप्रैल को मनाया जा रहा है और इस मौके पर यह वो मौका होता है जबकि रमजान के मुबारक महीने का यह आखिरी जुमा होता है,
जिसमें कि मुसलमान बहुत ही एहतिमाम के साथ मसाजिद में जा करके रमजान के आखिरी जुमे की नमाज अदा करते हैं और अल्लाह ताला की बारगाह में दुआएं मांगते हैं। इस मखसूस और खुसूसी मौके के लिए इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया फ्रेंग महल लखनऊ ने अलविदा एडवाइजरी के नाम से एडवाइजरी जारी की है, जिसमें कि तमाम मुसलमानों से ये अपील की है कि इस मौके पर भी नमाज जुमा मसाजिद के अंदर ही अदा करें और सड़कों पर या रास्तों में नमाज ना अदा करें, जिससे कि ना कोई कहीं ट्रैफिक की प्रॉब्लम हो और ना लोगों को आने जाने में किसी भी किस्म की जहमत या परेशानी का सामना करना पड़े। ईद का त्यौहार बहुत ही खुशी और उसलूबी के साथ हमको मनाना है। जुमातुल मुबारक के अंदर भी जो कल अलविदा का जुमा है, हमें एहतियात के साथ अपनी मस्जिदों में नमाजें अदा करनी है। हम इसी एहतियात के साथ में जिस तरह पिछले परंपराएं चली आ रही हैं, अपना नमाजें अदा की जाती हैं, मस्जिदों में नमाजें होती हैं, ईदगाहों में नमाजें होती हैं, इस इमसाल भी इस तरह से ये माहौल है। अल्हम्दुलिल्लाह सब जगह पर नमाजें होंगी, लेकिन इसी के साथ साथ आपसे मेरी दरख्वास्त है कि नमाजें अदा करने के साथ साथ गली कूचों में और सड़कों पे नमाज पढ़ने में एहतियात बरतें। ईदगाह के अंदर 7:45 बजे का नमाज का वक्त है, आप सभी हजरात वही वक्त पर नमाजें अपना अदा करें ईदगाह के अंदर। तो यूपी में आज का दिन एक बार फिर पुलिस सरकार के लिए इम्तिहान का दिन है, क्योंकि योगी सरकार एक तरफ लाउडस्पीकर पर एक्शन कर रही है, लगातार लाउडस्पीकर उतारे जा रहे हैं, दूसरी तरफ रमजान की अलविदा नमाज को लेकर सुरक्षा सख्त की गई है। वो भी चुनौती है क्योंकि कहीं लॉ एंड ऑर्डर खराब ना हो। योगी सरकार ने अलविदा नमाज के लिए खास तैयारी की है। नमाज के लिए लोकेशन तय कर दिए गए हैं, तो कानून व्यवस्था के मोर्चे पर भी पूरी मुस्तैदी बढ़ा दी गई है। अलग अलग जगहों की देखिए, हम आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। आज तक पर आप दिन भर इसी पर देखना मत भूलिएगा। धर्मयुद्ध किस तरीके के हालात बने हुए हैं, जहां एक तरफ हनुमान चालीसा पर विवाद, वहीं लाउडस्पीकर पर आमना सामना, क्योंकि यहां कई जगहों से लाउडस्पीकर उतारे गए हैं। मंदिर पर किस तरीके से महाभारत चल रही है, वहीं इफ्तार पर तकरार की स्थिति बनी हुई। तो अब रुक करते हैं अयोध्या से आ रही एक बड़ी साजिश, जिसका खुलासा हुआ है। दंगा फैलाने के लिए मस्जिदों में आपत्तिजनक पर्चे फेंकने वालों का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। 8 आरोपी दबोच लिए गए हैं, इन पर एनएसए लगाया गया है। 4 आरोपी अब तक फरार बताए जा रहे हैं। आज तक संवाददाता संतोष शर्मा अयोध्या पहुंच चुके हैं। उन्होंने इस वारदात की पूरी पड़ताल की और साजिश की परतें खोलने की कोशिश की। देखिए उनकी रिपोर्ट। ये 2 समुदायों को भड़काने के षड्यंत्र का सबूत। राम की नगरी में माहौल खराब करने की बड़ी साजिश रची गई। कुछ शरारती तत्वों ने जालीदार टोपी लगाकर आपत्तिजनक पर्चे फेंके, मांस के टुकड़े धार्मिक स्थलों पर फेंके, लेकिन साजिश का भंडाफोड़ हो गया। पुलिस ने 8 आरोपियों को दबोच लिया। इसके पीछे इनके मन में कहीं सा, जैसे कि दिल्ली की घटना हुई थी जहांगीरपुरी में, उस दिन हनुमान जयंती थी और उस दिन डिस्टर्बेंस हुआ था, तो उनका ये था कि हम ईद के त्यौहार को भी डिस्टर्ब करेंगे, और इसको लेकर के इन्होंने पूरी योजना बना करके कार्रवाई की, जिसमें 11 लोग थे। और ये सबसे बड़ी बात ये थी कि इन लोगों ने इस घटना को बहुत ही चुपचाप अपनी आइडेंटिटी को छिपाते हुए अंजाम दिया था। साजिश के मास्टरमाइंड का नाम महेश कुमार मिश्रा है। उसने कबूल किया है कि वो और उसके साथी दिल्ली के जहांगीरपुरी में हुई हिंसा से नाराज थे। पुलिस सभी आरोपियों को मीडिया के सामने लेकर आई। हैरानी तो यह है कि मास्टरमाइंड खुद चाहता था कि उसकी यह करतूत सीसीटीवी में कैद हो। वो पुलिस के हत्थे चढ़े, इसलिए आरोपियों ने साजिश के लिए 2 ऐसी मस्जिदें चुनी जहां सीसीटीवी लगे थे। रात 2 बजे 4 बाइक सवार को कुछ लोगों ने कुछ फेंकते देखा भी था। ये जिस जगह पर मैं खड़ा हूँ, यहीं से वो सीसीटीवी फुटेज सामने आया। ये खंभा दिखाई पड़ रहा होगा उस सीसीटीवी फुटेज में, और इसके बाद यहाँ से बाइक से सामने वाली गली से जो लड़के थे, वो धार्मिक का चिन्ह पहने हुए टोपी पहनकर आए थे, वो 4 बाइक से इस गली से आए और आगे निकल गए। यहाँ पर ये टाटशाह मस्जिद ऐतिहासिक मस्जिद है। यहाँ पर वो लोग उतरते हैं, उस धार्मिक पुस्तक के टुकड़े पन्ने यहाँ पर फेंके जाते हैं, जिस पर कुछ तमाम ऐसी आपत्तिजनक चीजें थी जिसको लेकर किसी भी धर्म विशेष के लिए उन्माद फैलाया जा सकता था।
पुलिस के मुताबिक मास्टरमाइंड महेश कुमार मिश्रा ने अपने साथियों के साथ ब्रजेश पांडे के घर पर प्लानिंग रची। महेश ने ये पर्चे लालबाग के आशीर्वाद फ्लैग से छपवाए। आरोपी प्रत्युष श्रीवास्तव ने चौक की गुदरी रोड पर मोहम्मद रफीक बुक स्टोर से 2 कुरान की किताबें खरीदी। पम्मी कैंप हाउस से टोपी खरीदी थी। आकाश ने लालबाग से मांस खरीदा था। सामान को 26 अप्रैल की रात 10 बजे नाका वर्मा ढाबा पर इकट्ठा किया गया। इसके बाद सभी 4 बाइक पर देवकाली बाईपास होकर बेनीगंज तिराहा पहुंचे। पुलिस रिस्पांस व्हीकल की गाड़ी होने से वहां वारदात नहीं कर सके। फिर कश्मीरी मोहल्ला मस्जिद में जाकर कुरान शरीफ और मांस फेंका गया। इसके बाद राजकरण स्कूल के सामने से टाट शाह मस्जिद पर उन्होंने आपत्तिजनक पर्चे और मांस फेंक दिया। महेश मिश्रा के संपर्क में कैसे आया, क्या है? अब हम लोग तो भैया घर से अलग रहते हैं, हमारे छोटे भाई से हमारा बातचीत तो नहीं है, लेकिन महेश मिश्रा अपने हमारे भाई को बरगला के जो है इस्तेमाल कर लिए हैं। पुलिस को अब भी 4 आरोपियों की तलाश है। उन्हें पकड़ने के लिए पुलिस ने इनाम का भी ऐलान किया है। अयोध्या में धार्मिक उन्माद फैलाने की एक ऐसी साजिश रची गई कि अगर वो साजिश कामयाब हो जाती तो शायद अयोध्या में ऐसे दंगे होते जो ईद की मिठास में जहर घोल सकते थे। कुछ लोगों ने धार्मिक स्थलों पर ऐसी आपत्तिजनक चीजें और धार्मिक पुस्तकों के पन्ने फाड़कर फेंके, जिससे किसी दूसरे धर्म संप्रदाय के लोगों की भावनाएं आहत हो रही थी। आज तक ब्यूरो। संतोष इस वक्त हमारे सहयोगी भी जुड़ चुके हैं, वो ग्राउंड पर मौजूद है, जिनकी रिपोर्ट भी देखिए आपने देखी। संतोष, आप वहां पहुंचे, आपने क्या वहां पर अभी तक आप देख पाए और जांच किस तरीके से आगे बढ़ रही है, कितनी गिरफ्तारियां अभी हुई है, ताजा अपडेट क्या है? देखिए, इस पूरे मामले में बता दूं कि कुल 11 कैरेक्टर सामने आए, 11 आरोपी पुलिस के हिसाब से सामने आए हैं, जिन लोगों ने इस पूरी साजिश को अंजाम दिया। और इसका जो मास्टरमाइंड था महेश मिश्रा, वो एक हिंदूवादी संगठन अपना चलाता है और उसी से एसोसिएटेड ये 11 लोग थे, जिनमें से 7 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। 4 लोगों की तलाश की जा रही है। 4 लोग जो हैं उनके घर वालों से पूछताछ की जा रही है, उनके बारे में पूछताछ की जा रही है। जो महेश मिश्रा है वही सबसे महत्वपूर्ण कैरेक्टर होता है, क्योंकि उसी के द्वारा लगातार इस तरीके से लोगों को अपने साथ जोड़ा जा रहा था। हमने महेश मिश्रा के भाई से भी बात की तो उसने भी साफ तौर पर कहा कि वो अपना संगठन चला रहा है। उससे पहले वो आरएसएस और बजरंग दल का भी पदाधिकारी रहा है। ये महेश मिश्रा के भाई विशाल मिश्रा ने ये बात की तस्दीक की। तो कहा जा रहा है कि महेश मिश्रा इस पूरे जो साजिश थी उसका मास्टरमाइंड था। उसने अकेले इस पूरी साजिश को अंजाम देने की कोशिश की। उसके द्वारा ये साजिश अयोध्या की तमाम गलियों से, दुकानों से टोपी खरीदी गई, कुरान शरीफ खरीदी गई, उसके बाद टुकड़े करके उनको तमाम 5 धार्मिक स्थलों पर फेंका गया, जिसमें दरगाह, मस्जिद, ईदगाह शामिल हैं। और उन जगहों पर फेंक करके धार्मिक उन्माद फैलाने की कोशिश की गई। इसके पीछे जो वजह थी वो थी दिल्ली में जो हिंसा हुई, जो खरगोन में जो हिंसा हुई, वो एक वजह थी। उसको लगता था कि हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है और जिस तरीके से हिंदुओं के पर्व पर एक तरीके से हिंसा फैलाई गई, अब उसके बदले के स्वरूप में उसने ये साजिश, चूंकि ईद आ रही है, रमजान का पाक महीना चल रहा है, इसी दौरान उसने ये साजिश रची और इसी के लिए उसने इस पूरी घटनाक्रम का ताना बना बुना। अब महेश मिश्रा गिरफ्तार है। 4 आरोपियों की तलाश। बहुत बहुत शुक्रिया संतोष इस तमाम जानकारी के लिए आपका, क्योंकि धर्म को लेकर एक विवाद बीएचयू में भी दिल्ली में चल रहा है। छात्र यहाँ पर 2 गुटों में बंट गए हैं। एक गुट बीएचयू में आयोजित हुई इफ्तार पार्टी को गंगा जमनी तहजीब बता रहा है, तो दूसरा ये कह रहा है कि ये ठीक नहीं हुआ है। वहीं देखिए, इसका विरोध करने में कई लोग जुटे हुए नजर आ रहे हैं। कुछ छात्रों ने तो इफ्तार पार्टी में जाने की वजह से बीएचयू के जो कुलपति हैं उनका पुतला भी फूका और ये कहा कि ये कोई परंपरा नहीं है, इससे पहले इफ्तार पार्टी नहीं होती थी। बाकायदा पत्रकारों को इन्विटेशन भेजकर इसे राजनीतिक रूप दिया गया। ये 2 तस्वीरें बीएचयू की हैं। पहली तस्वीर में बीएचयू में आयोजित हुई इफ्तार पार्टी की है, जिसमें यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर मौजूद हैं, तो दूसरी तरफ इसी विश्वविद्यालय के छात्र हैं जो अपने ही वीसी के खिलाफ मैदान में हैं। इफ्तार का जवाब हनुमान चालीसा से दे रहे हैं। ये गुस्सा, ये आक्रोश, ये विरोध विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो सुधीर कुमार जैन के खिलाफ है।
विरोध कर रहे छात्रों का आरोप है कि पहली बार काशी हिंदू विश्वविद्यालय में इफ्तार पार्टी का आयोजन हुआ। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ और न ही इफ्तार पार्टी की कोई प्रथा रही है। बीएचयू प्रशासन का कहना था कि ये पहली बार नहीं, इसके पहले भी यहाँ होते हैं। 11 साल से तो मैं यहाँ हूँ। जितने साल से पीआरओ नहीं, उससे ज़्यादा तो हम लोग यहाँ, उससे ज़्यादा समय से हम लोग यहाँ के स्टूडेंट। मेरा बीए, एमए, एमफिल और अब पीएचडी चल रही है। 11 साल हो गए इस विश्वविद्यालय कैंपस में। हमने तो नहीं पता चला, किसी भी विश्वविद्यालय के किसी छात्र को नहीं पता है, विश्वविद्यालय के किसी शिक्षक के बारे में इस परंपरा को नहीं पता। सिर्फ एक पीआरओ साहब है जिनको उस परंपरा के बारे में पता है। गजब की परंपरा है, ना कोई उनके पास साक्ष्य है। बीएचयू के आधिकारिक निमंत्रण पर महिला महाविद्यालय में इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया। इफ्तार पार्टी में कुलपति सुधीर जैन समेत विश्वविद्यालय के दूसरे अफसर भी मौजूद रहे। तस्वीरें सामने आई तो विरोध शुरू हो गया। इफ्तार पार्टी में शामिल होना हमारी गंगा जमुना तहजीब का एक हिस्सा रही है, चाहे वो प्रधानमंत्री जी रहे हों या चीफ मिनिस्टर रहे हों, किसी भी पार्टी के रहे हों, सभी लोग इस तरह के माहौल को सौहार्दपूर्ण बनाने के लिए सम्मिलित होते रहे। अगर कोई हॉस्टल इसको आयोजित करता है और उसमें किसी को निमंत्रण किया जाता है तो उसमें सामंजस्य बढ़ाने के लिए उसमें निमंत्रित होकर जाना, मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई गलत। वैसे बीएचयू में ऐसा विरोध प्रदर्शन कोई नई बात नहीं है, लेकिन इस बार कुलपति सवालों के घेरे में हैं। उन पर मुस्लिम तुष्टीकरण के आरोप लग रहे हैं और ये वही कुलपति हैं जिन्हें केंद्र सरकार ने नियुक्त किया है। इसलिए कुलपति का इफ्तार पार्टी में जाना और छात्रों का विरोध में उतरना हैरानी का विषय है। वाराणसी से ब्रजेश कुमार के साथ आज तक ब्यूरो। दोनों अभिनेताओं ने ट्वीट के जरिए ही मामले को सुलझा लिया, मगर भाषा के नाम पर राजनीति के गलियारे गर्म हो गए हैं। कर्नाटक से पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र तक हिंदी भाषा को लेकर सियासी दलों की प्रतिक्रियाएं आने लगी हैं। अब भाषा पर जंग मची है। हिंदी भाषा पर मचे इस विवाद पर कर्नाटक के पूर्व सीएम और जनता दल सेकुलर के नेता एचडी कुमारस्वामी ने भी प्रतिक्रिया दी है। अभिनेता सुदीप किच्चा का ये कहना कि हिंदी एक राष्ट्रभाषा नहीं है, सही है। उनके बयान में गलती खोजने की कोई बात नहीं है। अभिनेता अजय देवगन न केवल स्वभाव से हाइपर हैं, बल्कि हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में उनके विचार, उनके हास्यास्पद व्यवहार को दर्शाते हैं। कुमारस्वामी ने आगे लिखा, एक राष्ट्र, एक कर, एक भाषा और एक सरकार के बीजेपी के हिंदी राष्ट्रवाद के मुखपत्र के रूप में अजय देवगन ने बकवास की है। अजय देवगन के ट्वीट पर कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के नेता ने ट्वीट किया, हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा कभी नहीं थी और न कभी होगी। हमारे देश की भाषाई विविधता का सम्मान करना प्रत्येक भारतीय का कर्तव्य है। प्रत्येक भाषा का अपना समृद्ध इतिहास होता है जिस पर लोगों को गर्व है। मुझे कन्नड़ होने पर गर्व है। कर्नाटक कांग्रेस के नेताओं ने एक सुर में अजय देवगन की खबर ले ली। हर भाषा को सब लोग सीखनी चाहिए, चाहे इंग्लिश हो, हिंदी हो, लेकिन हमारी मातृभाषा जैसे कर्नाटका में कन्नड़ा हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारा फ्लैग है, हमारा भाषा है, तो हम चाहते हैं कर्नाटका में ज़्यादातर कन्नड़ा को ही अहमियत दिया जाए। लेकिन हम चाहते हैं कि सब लोग सब लैंग्वेज पढ़े, हिंदी भी पढ़े, सीखे, इंग्लिश भी सीखे। इंग्लिश इज़ इंटरनेशनल लैंग्वेज, हिंदी इज़ आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट लैंग्वेज। इफ़ यू गो टू नॉर्थ, अगर आप उत्तर भारत जाएंगे तो वहाँ हिंदी की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि हिंदी भी सीखना चाहिए। लेकिन किसी पे ज़बरदस्ती कर कोई लैंग्वेज सिखाना ठीक नहीं है। Hating any other language or opposing any language. कर्नाटक के मंत्री भी विवाद में कूदे भाषाई ज्ञान के साथ। Promote your language. Instead of English being promoted, Hindi should be promoted because it's our own language. Instead of hating Hindi or any other language doesn't mean anything. That shows the attitude or the thought. बात महाराष्ट्र की सियासत तक पहुंची। शिवसेना ने भी अजय देवगन को संविधान का पाठ पढ़ाया। सबसे पहले तो मैं कहूंगी हिंदी वॉज नेवर द नेशनल लैंग्वेज।
सबसे पहले बात ये समझाना चाहूंगी, हमारा जो देश है एक डाइवर्स देश है और उस देश में अलग अलग लैंग्वेजेस हैं। मराठी हो, बंगाली हो, कन्नड़ा हो, तमिल हो, तेलुगु हो, ये सारी ऑफिशियल लैंग्वेजेस के अंतर्गत आती हैं और वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने उनको ऑफिशियल लैंग्वेज का स्टेटस दिया है। तो मैं बस यही उम्मीद करूंगी अजय देवगन जी इससे अवगत होंगे, उनको कॉन्स्टिट्यूशन की ज्यादा जानकारी हो सकता है इस मुद्दे पे ना हो, पर ये ऑफिशियल लैंग्वेज की कैटेगरी में हिंदी आता है जैसे कि बाकी सारे भाषा आती है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी कहा कि भारत विविधताओं का देश है। Ours is a vast country, so many languages, so many region, so many mother tongue. So we have to consult the people, and this is we will discuss with the federal structure, different state also, and then we will let you know the details. I am not saying anything right now because I have to discuss with the other chief minister also. There we will take a collective decision. आपको बता दें कि चंद रोज पहले ही गृह मंत्री अमित शाह ने इस बात पर जोर दिया था कि हिंदी को बढ़ावा देना चाहिए। तो हमने संविधान को जब स्वीकारा, इसके साथ ही 14 सितंबर 1949 के एक निर्णय को भी स्वीकार कर लिया कि इस देश की राजभाषा हिंदी होगी और लिपि देवनागरी होगी। हिंदी की किसी स्थानीय भाषा से कोई मतभेद या अलग अलग अंतर विरोध नहीं है। हिंदी भारत की सभी भाषाओं की सखी है और वो सह-अस्तित्व से ही आगे बढ़ती है। इस बात में कहां कोई दो राय है कि भारत एक ऐसा देश है जहां कोस कोस पर बदले पानी, 4 कोस पर पानी। बात आज तक के लहराते परचम की। हिंदी पत्रकारिता में 40 साल से कम उम्र के 40 पत्रकारों में से 6 पुरस्कार आज तक को दिए गए। समाचार फॉर मीडिया 40 अंडर 40 पत्रकारिता अवार्ड आज तक की चित्रा त्रिपाठी, नेहा बाथम, आशुतोष मिश्रा, मिलन शर्मा, अरविंद ओझा और रवीश पाल सिंह को मिला। पत्रकारिता के क्षेत्र में इनके बेहतरीन योगदान और काम को देखते हुए यह अवार्ड इन्हें मिला है।